दोस्तों, अगर हम सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट ही कहें तो ये काफी गलत होगा। क्योंकि सिनेमा सिर्फ कहानी सुनाता नहीं है, बल्कि सिनेमा अपने समय को दर्ज करता है। समाज कैसे बदल रहा है, लोग कैसे सोच रहे हैं, उनके सपने क्या हैं, उनके डर क्या हैं, और एक समय पर इंसान अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखता है। इन सब का दस्तावेज भी सिनेमा होता है। और शायद इसी वजह से जब हम वर्ल्ड सिनेमा की बात करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ फिल्मों के नाम नहीं आते, बल्कि हमें अलग अलग देशों की अलग अलग सिनेमैटिक लैंग्वेज भी दिखाई देती है। वर्ल्ड सिनेमा की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स ने मूविंग इमेजेस को लोगों के सामने एक अनुभव के रूप में रखा, और आगे चलकर वहीं के फिल्म मेकर जॉर्ज मिलीज ने एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैमरा सिर्फ वास्तविकता रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका उपयोग कल्पना के लिए भी किया जा सकता है। बात करें जर्मनी की तो वहां के जर्मन एक्सप्रेशनिज्म ने सिनेमा को एक विजुअल फिलॉसफी दी। द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी जैसी फिल्म ने डिस्टॉर्टेड सेट्स, शैडोज और एक्सैजरेटेड परफॉर्मेंस के माध्यम से बाहर की दुनिया को कैरेक्टर के भीतर की मानसिकता का रिफ्लेक्शन बनाया था। सोवियत सिनेमा की बात करें तो वहां पर सिनेमा को बिल्कुल एक नई अलग भाषा मिली। सेर्गेई आइंस्टाइन ने मोन्टाज के माध्यम से यह समझाया कि दो अलग अलग शॉट्स को अगर एक में मिला दिया जाए तो उनका कुछ तीसरा अर्थ भी हो सकता है। वहीं पर बात करें इटली की तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां पर इटालियन न्यू रियलिज्म शुरू हुआ। वहां के फिल्मकारों ने सड़क पर, लोकेशंस पर और आम लोगों की जिंदगी के बीच में सिनेमा को बनाना शुरू किया। वहीं पर बात करें अमेरिका के हॉलीवुड की तो वहां पर बड़े बड़े स्टूडियो सिस्टम, स्टार जैनर्स, साउंड, कलर और बड़े स्केल पर प्रोडक्शंस ने सिनेमा को एक विशाल पॉपुलर इंडस्ट्री में बदल दिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो आपको पता ही है, जहां पर सिनेमा ने अपनी एक अलग भाषा विकसित की। गीत, संगीत, नृत्य, मिथक, लोक कथाएं, सामाजिक यथार्थ, इस सब को एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में डाल दिया गया। जब हम इन डिफरेंट सिनेमैटिक यूनिवर्स कल्चर्स को देखते हैं तो एक ऐसा देश भी है जहां की परंपरा भी जिंदा है और जहां पर आधुनिकता भी काफी देखने को मिलती है। जहां एक तरफ समुराई की कहानी चलती है और दूसरी तरफ परिवार की बेहद छोटी छोटी कहानियां भी चलती रहती है। जहां हॉरर सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि लोक कथाओं और मनोविज्ञान से जुड़ता है, और जहां एनिमेशन फिलॉसफी का एक दूसरा रूप बन जाता है। सिनेमा की दुनिया में जापान एक अद्भुत देश है, जहां पर एक तरफ ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने पूरी दुनिया को, एक्शन सिनेमा को प्रभावित किया, और दूसरी तरफ ऐसी छोटी छोटी फिल्में बनी जिनमें कई मिनट तक कोई कुछ बोलता ही नहीं था, कोई कुछ नहीं कहता था, और अचानक दरवाजा खुलता है, चेहरा दिखाई देता है, हवा चलती है और हमें महसूस होता है कि अचानक ही कहानी में कहीं कुछ बदलाव हो चुका है। ये सिर्फ समुराई की कहानी नहीं थी, ये परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसे इंसान का सिनेमा है। युद्ध के बाद टूटे हुए समाज का सिनेमा, परिवारों के बदलते रिश्तों का सिनेमा, डर का सिनेमा और इंसान के भीतर चल रही उस कहानी का सिनेमा है जिसे अक्सर शब्दों में व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेलकम बैक टू फिल्मी फसाने विद प्रिंस, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जापानी सिनेमा की और जापानी सिनेमा के कुछ महत्वपूर्ण फिल्मकारों की जिन्होंने सिनेमा को एक नई भाषा दी। दोस्तों, अगर जापानी सिनेमा की बात करें तो अकीरा कुरोसावा का नाम सबसे बड़ा है। वहाँ पर वो जापानी सिनेमा का एक एम्बेसडर माने जाते हैं, जिन्होंने जापानी सिनेमा को, स्टोरी टेलिंग को इंटरनेशनल सिनेमैटिक लैंग्वेज का हिस्सा बना दिया। 1950 में उनकी फिल्म आई रोशोमोन। इस फिल्म में एक ही घटना को अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि सच आखिर होता क्या है। ये फिल्म बताती है कि हर व्यक्ति का अपना वर्जन ऑफ ट्रुथ होता है, और यही नैरेटिव आगे चलकर रैशोमोन इफेक्ट के नाम से फिल्मों में यूज हुआ। 1954 में फिल्म आई सेवन सैमुराई। इस फिल्म ने आने वाली एक्शन फिल्मों को प्रभावित किया। एक गांव को डाकुओं से बचाने के लिए 7 सैमुराई इकट्ठे होते हैं। अलग अलग पर्सनैलिटीज वाले हीरो बनाए गए। एक्शन को कैरेक्टर डेवलपमेंट से जोड़ा गया। वेदर, रेन, मड और मूवमेंट को स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बनाया गया। इस फिल्म का प्रभाव इतना ज्यादा था कि द मैग्निफिशिएंट 7 जैसी फिल्म डायरेक्ट इसी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। कुरोसावा की स्पेशलिटी थी कि उनका सिनेमा एक्शन प्लस फिलॉसफी प्लस ह्यूमैनिटी सब एक साथ लेकर ही चलता था। बात करें उनकी फिल्म इकुरु की
तो इकरू में मौत के सामने खड़ा एक कर्मचारी जीवन का अर्थ खोजता है। फिल्म हाई एंड लो में क्राइम थ्रिलर के अंदर क्लास और मोरलिटी दिखने को मिलती है। रन में शेक्सपियर के किंग लियर को जापानी समुराई वर्ल्ड में बदल देते हैं। योजिम्बो फिल्म में वेस्टर्न्स को प्रभावित किया, जिसका प्रसिद्ध एग्जाम्पल अ फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स है। कुरोसावा ने एज ए स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर और पेंटर के रूप में लगभग 60 सालों तक काम किया। उन्होंने लगभग 30 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। पहली फिल्म 1943 में और आखिरी फिल्म 1993 में आई थी। उनकी फिल्म रैशोमैन के लिए उनको वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लाइन अवार्ड से नवाजा गया। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनररी एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। 1975 में उनकी फिल्म देरसु उजाला को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का ऑस्कर भी मिला था। कागेमूशा को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डोर, सेवन सैमुराई को 1954 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर लाइन से नवाजा गया। इकुरू और द हिडन फोर्ट्रेस जैसी फिल्मों को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड्स मिले। इसके साथ ही उनको जापान का ऑर्डर ऑफ कल्चर्स भी मिला और फ्रांस सरकार ने भी उनको सम्मानित किया था। अकीरा कुरोसावा की अगर कुछ खास फिल्मों की बात की जाए जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तो उनमें कुछ नाम हैं: रैशेमोन, इकुरू, सेवन सैमुराई, थ्रोन ऑफ ब्लड, द हिडन फोर्ट्रेस, योजिम्बो, हाई एंड लो, रेड बियर्ड, देरसु उजाला, कागेमूशा, रन एंड ड्रीम्स। कुरोसावा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने जापानी सिनेमा को इंटरनेशनल लैंग्वेज में बदल दिया, लेकिन जापानी कल्चर को नहीं खोया। उनकी फिल्मों में ह्यूमन नेचर, मोरालिटी, लाइफ एंड डेथ, वॉर, पावर, जस्टिस, फियर, लीडरशिप, नेचर, गरीबी अमीरी और इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी अक्सर देखने को मिलती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी वर्ल्ड सिनेमा की और वर्ल्ड सिनेमा के एक मशहूर चेहरे अकीरा कुरोसावा की। जल्दी ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।